हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है। होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको भारतीय डाक विभाग की तरफ से निकलने वाली जीडीएस मींस की ग्रामीण डाक सेवकों की भर्ती के सिलेक्शन को लेकर के बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, अभी आप में से बहुत सारे स्टूडेंट के हमारे पास में कमेंट आते हैं, कैंडिडेट्स कमेंट करते हैं कि सर हमारे इतने प्रतिशत अंक हैं, हमारे सिलेक्शन की क्या कुछ पॉसिबिलिटी है। कुछ स्टूडेंट के तो यहाँ तक कॉमेंट आते हैं कि हमारे तो 100% अंक हैं, फिर भी हमारा लिस्ट में नाम नहीं आया, सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो आगे आने वाली लिस्ट में या फिर आगे आने वाले नई रिक्रूटमेंट में, नई भर्ती में हमारे सिलेक्शन की क्या कुछ पॉसिबिलिटी रहने वाली है। तो यहां पर दोस्तों मैंने आपके लिए 5 रीजन जो है फाइंड आउट किए हैं, और अगर आप इन 5 रीजंस को, 5 कारणों को अच्छे से समझ लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ग्रास्प कर लेते हैं, तो आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे कि आखिर आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा। और जिनके कम प्रतिशत अंक है ना, जिनके 60% मार्क्स हैं या 70% मार्क्स हैं, उनका आखिर सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पर मैं आपको डिटेल में ये 5 के 5 रीजन बताने वाला हूँ। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आगे भी आपको इसी तरह से डिटेल में ट्रस्टेड और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल का बटन होता है ना, घंटी का बटन, उसको भी आप जरूर से जरूर दबाएं, ठीक है, ताकि हम जैसे ही आपके लिए कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो अपडेट करें तो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अब दोस्तों देखिए, ये 5 रीजन मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आखिर हमारे सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा, रीजन क्या है, कारण क्या है, ठीक है। लेकिन उससे पहले देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट को, बहुत सारे कैंडिडेट को ये नहीं पता होता कि जीडीएस की रिक्रूटमेंट आखिर किस टाइप की रिक्रूटमेंट है, कब निकलती है, क्वालिफिकेशन क्या होती है, एज का क्राइटेरिया क्या होता है। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं पता है तो यहाँ पर देखिए, एक बार मैं आपको बेसिक जानकारी बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। भारतीय डाक विभाग की तरफ से, मीन्स की इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से दोस्तों, इंडिया पोस्ट की तरफ से, भारतीय डाक विभाग की तरफ से जीडीएस की रिक्रूटमेंट निकाली जाती है, ग्रामीण डाक सेवकों की भर्ती। और इसमें अच्छी खासी वैकेंसीज आती हैं हर साल, एवरी ईयर ये वैकेंसी आपके लिए निकाली जाती हैं। और इसका सिलेक्शन का क्राइटेरिया बिल्कुल सिंपल है। देखिए, ना ही तो इसमें आपका एग्जाम होता है, नो एग्जाम, कोई एग्जाम नहीं होता, लिखित परीक्षा नहीं होती, ना ही इसमें आपका इंटरव्यू होता, इंटरव्यू भी कंडक्ट इसमें नहीं कराया जाता। तो आखिर ये सवाल आता है कि तो इसमें सिलेक्शन का क्या कुछ प्रोसेस है। सिलेक्शन का प्रोसेस ये है, आपके 10th क्लास के अंकों को यहाँ पर कंसिडर किया जाता है। 10th क्लास के जो मार्क्स है ना, उनको कंसिडर किया जाता है। जिस कैंडिडेट के, जिस स्टूडेंट के 10th क्लास में ज़्यादा अंक होते हैं तो उनके सिलेक्शन की यहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है। ये इसमें सिंपल सा प्रोसेस है। अब एक और सवाल होगा आपके माइंड में कि क्या ये सरकारी नौकरी निकलती है। बिल्कुल, ये आपकी सरकारी नौकरी होती है, गवर्नमेंट जॉब होती है, ठीक है। लेकिन ये जो जॉब होती है ना दोस्तों, ये आपकी एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल की कैटेगरी में इसको रखा गया है। अब इसके जो ड्यूटी आवर्स होते हैं ना, वो केवल 5 घंटे, अधिकतम 5 घंटे आपको ड्यूटी करनी होती है। स्टार्टिंग में आपको 4 घंटे ड्यूटी करनी होती है। अगर आपके ब्रांच में, पोस्ट ऑफिस में ज़्यादा काम होता है तो आप इसको अधिकतम मैक्सिमम 5 घंटे तक का करवा सकते हैं, ठीक है। बेसिक जानकारी होप आप सभी को समझ में आ गई होंगी। जो कैंडिडेट जिनको नहीं पता, उनको पता लग गया होगा कि हाँ, भारतीय डाक विभाग की तरफ से एक ऐसी रिक्रूटमेंट में निकलती है जिसमें कोई भी लिखित परीक्षा नहीं होती, ना ही इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता। 10th क्लास के अंकों को कंसिडर किया जाता है और इसी के आधार पर आपकी मेरिट सूची बनाई जाती है। और इसका एक और क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन तो बहुत सारे होंगे, मैं सारे के सारे क्वेश्चन को अभी से क्लैरिफाई कर दूंगा, ठीक है, कोई भी डाउट आपका नहीं रहने दूंगा। देखिए, एक क्वेश्चन आपका ये होगा ना कि आखिर रिजल्ट कितने दिन में डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, फॉर्म अप्लाई करने की जो लास्ट डेट होती है ना, लास्ट डेट, उसके बाद में 15 डेज, विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर अंदर आपका रिजल्ट भी इसका जो है डिक्लेयर कर दिया जाता है। क्योंकि लिखित परीक्षा तो होती नहीं, ना ही इंटरव्यू होता, तो रिजल्ट भी आपका जल्दी आ जाता है। क्योंकि डाक विभाग का एक ऑफिशियल सॉफ्टवेयर होता है जो कि ऑटोमेटिक मेरिट लिस्ट को रेडी कर देता है, डिक्लेयर कर देता है, ठीक है। तो वो सॉफ्टवेयर जल्दी से, आपको पता होगा ना, सॉफ्टवेयर तो सेकंड्स में काम कर देते हैं, मिली सेकंड्स में। तो केवल 15 दिन के अंदर अंदर आपका इसका रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब बात आ जाती है एज का आखिर क्राइटेरिया क्या होता है। एज का क्राइटेरिया देखिए, इसमें आपकी मिनिमम एज जो होती है ना, वो 18 ईयर्स रिक्वायर होती है, एंड मैक्सिमम एज जो रिक्वायर होती है ना,
वो आपकी अनरिजर्व्ड के लिए तो जो जिनको छूट नहीं मिलती, जिनको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलती, उनके लिए तो 40 ईयर्स होती है। लेकिन जिन कैंडिडेट्स को छूट मिलती है वो सरकार के नियमानुसार आपको छूट एज इट इज एप्लीकेबल रहेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल SC ST कम्युनिटी या कैटेगरी से जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उनको अधिकतम आयु सीमा में 5 ईयर्स की छूट मिलती है। OBC कैटेगरी वाले कैंडिडेट को अधिकतम आयु सीमा में ये आपकी 3 साल की छूट मिलती है, 3 ईयर्स की। तो ये आपकी एज का क्राइटेरिया होता है, ठीक है। क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी हैं या जो सिलेक्शन का प्रोसेस होता है वो मैंने आपको यहाँ पर डिटेल में बता दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर आपका एक और सवाल होगा कि आखिर ये भर्ती कब निकलने वाली है या कब निकलती है। तो देखिए, एक नोटिफिकेशन भारतीय डाक विभाग ने रिलीज किया था, उसमें उन्होंने ये बोला था कि साल में 2 बार आपकी भर्तियां निकाली जाएंगी। एक बार तो जनवरी के माह में और सेकंड टाइम जुलाई के माह में आपकी भर्तियां निकलेंगी। तो देखिए, अभी 2024 में तो इलेक्शन थे, इलेक्शन की वजह से 2 बार तो भर्ती नहीं आ पाई, एक बार भर्ती निकाली गई थी जुलाई में, जिसमें कि अच्छी खासी वैकेंसीज निकाली गई। अब वैकेंसीज की बात करें तो इसमें देखिए 2024 में जो वैकेंसीज रिलीज की गई ना या डिक्लेयर की गई, 44,228 वैकेंसीज रिलीज की गई। वेकेंट पोस्ट यहां पर बताई भारतीय डाक विभाग ने कि 44,228 वैकेंसीज। तो कहने का मतलब यह है अच्छी खासी वैकेंसीज भी निकाली जाती हैं GDS के पदों पर। और 2023 की बात करें ना तो 2023 में तो 3 टाइम्स आपकी भर्ती निकाली गई थी, 3 टाइम्स, जिसमें कि जनवरी में भी आपकी भर्ती निकाली गई, फिर आपकी शायद जून में भर्ती निकाली गई थी एक बार स्पेशल साइकिल करके, फिर जुलाई में भी भर्ती निकाली गई। देखिए, डाक विभाग ने ये तो बोल रखा है कि आपकी 2 बार भर्ती आएंगी, जनवरी में, जुलाई में, और फिर स्पेशल साइकिल करके भी 2023 में एक भर्ती और निकाल दी गई थी जून के माह में, मई या जून में आई थी, ठीक है। तो ये दोस्तों मैंने आपको जानकारी बता दी है। अच्छी खासी वैकेंसी जो टोटल मिलाकर के वैकेंसी आई थी ना 2023 में, वो करीब 75,000 के समथिंग वैकेंसीज रिलीज की गई थी। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, ऑल ओवर मिलाकर के आपके लिए भारतीय डाक विभाग में GDS के पदों पर अच्छी अपॉर्चुनिटी निकलती है। अगर आप इच्छुक हैं भारतीय डाक विभाग में नौकरी करने की, तो आप GDS के पदों के लिए भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फीस की अगर बात करें ना तो फीस यहाँ पर आपकी नॉमिनल फीस लगती है। देखिए, केवल मात्र 100 रुपये फीस लगती है, और 100 रुपये फीस भी ये अनरिजर्व्ड वालों के लिए लगती है। लड़कियों के लिए तो फॉर्म अप्लाई करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लड़कियां चाहे किसी भी कैटेगरी से हों, किसी भी कम्युनिटी से हों, गर्ल्स के लिए या फिर बोल सकते हैं कि फीमेल्स के लिए फॉर्म अप्लाई करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, चाहे आप जनरल कैटेगरी से हों, चाहे SC ST PWD किसी भी कैटेगरी से हों। लेकिन जो साथ साथ में जो मेल कैंडिडेट्स हैं और वो SC ST कैटेगरी से आते हैं या फिर PWD कैटेगरी से आते हैं, तो उनके लिए भी फॉर्म अप्लाई करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो ये आपकी नॉमिनल सी फीस लगती है। अब दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन यही अराइज होता है, सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कैंडिडेट का कि सर हमने फॉर्म अप्लाई किया और फॉर्म अप्लाई करने के बाद, और हम तो कई साल से फॉर्म अप्लाई करते आ रहे हैं, हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पर 5 रीज़न मैंने फाइंड आउट किए हैं जो कि आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर सबसे पहला रीज़न जो है आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, फर्स्ट रीज़न ये है कि आपकी जो परसेंटेज है ना 10th क्लास की जो परसेंटेज को कंसिडर किया जाता है वो इज नॉट अप टू द रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज नहीं होती है, इस वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। अब देखिए, क्योंकि केवल 10th क्लास के अंकों को कंसिडर किया जाता है ना, तो यहाँ पर देखिए कट ऑफ कितनी जाती है, कहीं कहीं पर तो 90% कट ऑफ जाती है, 90% से अबोव, ठीक है, कहीं कहीं पर 80% से अबोव जाती है। कहने का मतलब ये है कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा जाती है, क्योंकि लिखित परीक्षा नहीं होती, कोई इंटरव्यू नहीं होता, तो कैंडिडेट निकलते भी नहीं, बाहर भी नहीं निकलते। ऐसा यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा रखी है। तो एज का क्राइटेरिया भी ज़्यादा होता है, यहाँ पर 18 साल से लेकर 40 साल वाले कैंडिडेट भी फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो एक टाइप से कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। उसकी वजह से यहाँ पर बात आती है कि परसेंटेज आपकी अच्छी नहीं है ना, इस वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता। हालांकि कुछ सर्कल या डिवीज़न ऐसे हैं जहां पर कम कट ऑफ जाती है, जैसे कि आसाम में भी थोड़ी बहुत कम कट ऑफ चली जाती है कोई डिवीज़न में, या फिर नॉर्थ ईस्ट के कुछ डिवीज़न है वहां पर भी कम कट ऑफ जाती है। कहीं किसी का तो 45% पर भी सिलेक्शन हो जाता है, किसी का 50-60% पर भी सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन
60% वालों के और 70% वालों के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं इसमें सिलेक्शन के। ठीक है, ज़्यादातर के सिलेक्शन होते हैं 80% से अबो या फिर 90% से अबो वालों के। और यहाँ पर एक और बात आ जाती है इसके साथ साथ में। अब देखिए कोरोना में क्या हुआ था, आपने देखा होगा कोविड के टाइम में ज़्यादातर के जो मार्क्स थे ना वो आपके 100% मार्क्स हैं 10th क्लास में, अब वो अप्लाई कर रहे हैं इस रिक्रूटमेंट में। तो सीधी सी बात आ जाती है ज़्यादातर का तो इन्हीं का सिलेक्शन हो रहा है अभी। ठीक है, इनसे कम प्रतिशत जो है ना उनको तो चांस ही नहीं मिल पा रहा, तो ज़्यादातर का इनका सिलेक्शन हो पा रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है जो फर्स्ट रीज़न है ना आपका वो ये है कि आपकी जो परसेंटेज है ना वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है, ज़्यादा प्रतिशत वालों का यहाँ पर सिलेक्शन होता है, इस वजह से 50% वालों का सिलेक्शन का चांस नहीं है, 60% 70% वालों का चांस नहीं हो पाता है। और एक और इम्पोर्टेंट बात इसी में आ जाती है कि एक कैंडिडेट पर, कहने का मतलब मान लीजिए 90% की बात करें तो 90% पर केवल एक कैंडिडेट थोड़ी ना है, 90% पर हजारों कैंडिडेट अवेलेबल होते हैं। 90% पर कम से कम भी आप ये लगा लीजिए 5, 10, 15 हज़ार कैंडिडेट मिल जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से 91% की बात करें तो इस पर भी 5, 10, 15 हज़ार कैंडिडेट मिल जाएंगे। तो 1% कम आने में भी बहुत सारे कैंडिडेट को काटना पड़ता है। ठीक है, तो ये अवेलेबिलिटी होती है कैंडिडेट्स की, 1% पर बहुत सारे कैंडिडेट अवेलेबल होते हैं हजारों की संख्या में। तो ये यहां पर बात आती है। सेकंड रीजन की बात कर लेते हैं। सेकंड रीजन ये है दोस्तों, और बहुत ही ये डाक विभाग को अच्छे से चेक करना चाहिए, बहुत ही खराब मामला है, वो ये है कि फेक मार्क्स फील्ड किए जाते हैं कैंडिडेट द्वारा वाइल अप्लाइंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जब अप्लाई करते हैं ना तो यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं ना वो इंटेंशनली जानबूझ करके गलत अंक डाल देते हैं। मान लीजिए किसी ने डाल दिया 100%, किसी ने 99% डाल दिया। अब कोई ऐसी कैटेगरी से है कि मान लीजिए जिसकी कोई फीस नहीं लगती और वो ज्वाइन ना भी करना चाहे, लेकिन बस वो ऐसे ही डाल दे, 90% मार्क्स डाल दिए, ये वो डाल दिया। ठीक है, तो फेक मार्क्स भी बहुत सारे कैंडिडेट द्वारा डाले जाते हैं जानबूझ करके। इसी वजह से मान लीजिए अब जो फेक जिसके मार्क्स एक कैंडिडेट ने मान लीजिए डाल दिया 100% अंक, तो उसकी जगह पर जिसके रियल अंक होते हैं ना वो उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता पहले, तभी तो डाक विभाग इतनी सारी लिस्ट को जारी करता है। ठीक है, और ये फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान भी नहीं जाते डीवी के टाइम पर। ठीक है, इसी वजह से डाक विभाग को फिर कई लिस्ट जो है डिक्लेयर करनी पड़ती हैं, बार बार में रिजल्ट आता है, फिर कई स्टूडेंट तो जाते ही नहीं क्योंकि उन्होंने गलत अंक डाले होते हैं। तो इस वजह से ये सेकंड रीजन होता है कि फिर कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो यहाँ पर ये रीजन है। इसके बाद में थर्ड जो रीजन है वो मैं आपको दिखाता हूँ। और दोस्तों देखिए इसमें कुछ रीजन तो ऐसे हैं जो कि 1-2 रीजन ऐसे हैं जो कि आपके खुद के कंट्रोल में भी हैं। देखिए ये रीजन तो आपके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि देखिए मान लीजिए आपके प्रतिशत अंक है, कम प्रतिशत अंक है, तो आप उनको बढ़ा थोड़ी ना सकते हैं, ये तो आपके कंट्रोल में ही नहीं है। इसी तरह से ये भी आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर कोई कैंडिडेट फेक गलत अंक डालेगा तो आप उसको थोड़ी ना बोल सकते हैं कि किसने क्या अंक डाले हैं, आपको पता थोड़ी ना है। ठीक है, तो ये भी आपके कंट्रोल में नहीं है, ये भी आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे 1-2 रीजन हैं जो कि आपके कंट्रोल में है, अगर आप उनको भी थोड़ा ध्यान करेंगे ना तो आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी अब की बार होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए थर्ड रीजन की बात कर लेते हैं। थर्ड रीजन यहाँ पर निकल कर क्या आता है दोस्तों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है। इसमें दोस्तों गर्ल्स को प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट को नहीं पता होगा, ये मैं आपको बता दूं। इसमें प्रायोरिटी जो मिलती है ना वो फीमेल कैंडिडेट्स को मिलती है, या फिर जो रिजर्व्ड कैटेगरी में कैंडिडेट होते हैं ना तो उनको यहाँ पर प्रायोरिटी के बेसिस पर लिया जाता है। तो इस वजह से भी बहुत सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन होने से रह जाता है। अब गर्ल्स को भी देखिए किस टाइप से यहाँ पर प्रायोरिटी मिलती है, प्राथमिकता मिलती है। जैसे मान लीजिए कोई फीमेल कैंडिडेट है, कोई लड़की है, और वो अगर अनरिजर्व्ड कैटेगरी में है ना, जनरल कैटेगरी में, अनरिजर्व्ड मीन्स की जनरल कैटेगरी में, तो उसको तो बाद में प्राथमिकता मिलेगी। लेकिन पहले जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से है लड़की उसको प्राथमिकता मिलेगी। फिर उसके बाद में SC ST कम्युनिटी से है कोई लड़की उसको प्राथमिकता मिलेगी। फिर कोई लड़की OBC कैटेगरी से है उसको प्राथमिकता मिलेगी। फिर जनरल कैटेगरी वाले लड़की का नंबर आएगा। ठीक है,
पहले लड़कियों को प्राथमिकता मिलती है, फिर बाद में नंबर आएगा मेल कैटेगरी वाले कैंडिडेट का। मेल में भी पीडब्ल्यूडी वालों को प्राथमिकता मिलेगी, उसके बाद में एससी कैटेगरी एसटी कैटेगरी वालों को प्राथमिकता मिलेगी, फिर एससी कैटेगरी वालों को एसटी, फिर एससी, फिर आपका ओबीसी, फिर ईडब्ल्यूएस, ठीक है, फिर आपका जनरल कैटेगरी वाले का नंबर आएगा, सबसे लास्ट में जाकर के जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट का नंबर आएगा। तो इस तरह से एक प्रोसेस दे रखा है भारतीय डाक विभाग ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कि सिलेक्शन कैसे होता है। तो प्रायोरिटी के बेसिस पर इसमें सिलेक्शन होता है, जिसमें कि लड़कियों को, फीमेल को यहाँ पर प्राथमिकता मिलती है, ठीक है ना। तो ज़्यादातर का जो सिलेक्शन होता है इसमें लड़कियों का सिलेक्शन होता है। इसके बाद में फोर्थ रीजन की बात कर लेते हैं, और ये जो फोर्थ रीजन है ना, ये आपके कंट्रोल में है। जो अब ये 2 रीजन रह जाते हैं ना, जो 2 कारण हैं, जो 3 रीजन बताए ये तो आपके कंट्रोल में नहीं है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रीजन। लेकिन जो मैं आपको बात बताने वाला हूं, अगर आप इन 2 रीजन को भी थोड़ा ध्यान कर लेंगे ना, तो आपकी सिलेक्शन की कुछ ज्यादा पॉसिबिलिटी अब की बार हो जाएगी। देखिए फोर्थ रीजन यहां पर है दोस्तों, प्रीफरेंसेस आर नॉट फिल्ड बाय कैंडिडेट्स एक्यूरेटली। जब फॉर्म अप्लाई होते हैं ना दोस्तों, जब आपको फॉर्म अप्लाई करना होता है तो बहुत सारे कैंडिडेट जो है ना प्रीफरेंसेस अच्छे से नहीं डालते। प्रेफरेंसेस देखिए, पहली बात तो यह है कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रेफरेंसेस डालने होते हैं, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। जितने ज्यादा आप प्रेफरेंस डालेंगे ना, उतने ज्यादा आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी यहां पर होगी। अब कैंडिडेट क्या करते हैं, 5 प्रेफरेंसेस डाल दिए, बस 6 प्रेफरेंसेस डाल दिए, जितने भी अवेलेबल जो प्रेफरेंसेस की लिस्ट आती है वो सारे के सारे प्रेफरेंस डाल लें आप। जो बीओ होते हैं ना, लिखे होते हैं ब्रांच पोस्ट ऑफिस, जितने भी अवेलेबल दिखाता है ना, सारे के सारे पर प्रेफरेंस डालें, 1 2 3 4 5 6 करके, चाहे 100 आए चाहे 200 आए, सभी पर आपको प्रेफरेंस डालने होते हैं। कहीं ना कहीं पर तो आपकी सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होता है फॉर्म को अप्लाई करते टाइम पर। यही जानकारी हमने जब फॉर्म निकले ना तब बताई थी आपको कि ध्यान रखिएगा। और तभी कुछ कैंडिडेट ने कहा भी कि सर आपने जो ये बताया था ना कि इस टाइप से डालिएगा प्रेफरेंसेस को, तो हमने डाला और हमारा सिलेक्शन हो गया। तो यहाँ पर ये बात अब की बार भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। जितने भी प्रेफरेंस दिखाए, या फिर आपको सर्कल या डिवीजन वही सिलेक्ट करना, डिवीजन वही सिलेक्ट करें जहां पर ज्यादा प्रेफरेंसेस हों, ठीक है। और वो सभी प्रेफरेंसेस पर आप अपना ये प्रेफरेंस डालें, ठीक है। ये आपके कंट्रोल में है, अब की बार यही कीजिएगा। 5th रीजन यहां पर है, रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ सर्कल डिवीजन बाय कैंडिडेट्स। अब फॉर्म अप्लाई करते टाइम पर आप गलत सर्कल का चुनाव कर लेते हैं और गलत डिवीजन का चुनाव कर लेते हैं, इस वजह से भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। देखिए मैंने जब फॉर्म अप्लाई आपके हुए थे ना, तब मैंने आपको क्या बोला था कि देखिए अगर आप हरियाणा से हैं ना, हरियाणा से हैं या फिर दिल्ली से हैं या फिर पंजाब से हैं, तो आप अपने नज़दीक के किसी राज्य में जो है अपना फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा। जिन्होंने अप्लाई किया तो उनका सिलेक्शन हो गया, लेकिन जिन्होंने केवल इन्हीं में अप्लाई किया ना तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। मैंने क्या बोल रखा है, हमने क्या बोला था कि इन सर्कल में सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाती है, 100% के अराउंड ही कट ऑफ जाती है। अगर यहाँ पर फॉर्म डालेंगे ना तो आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी नहीं होने वाली है। अगर आपके 99% भी अंक है ना, 98-99% अंक, और आप हरियाणा में फॉर्म डालेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि हरियाणा में 100% से कम कट ऑफ तो जाती ही नहीं है, ठीक है। तो ये इन बातों का आप ध्यान रखें, जो हम आपको बताते हैं ना, इन बातों का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। तो इस सर्कल ही आप गलत सिलेक्ट कर लेते हैं, या जो डिवीजन सिलेक्ट करेंगे वो गलत डिवीजन आप सिलेक्ट कर लेते हैं। ऐसे हमने आपको एक लिस्ट बताई थी और उस लिस्ट में हमने आपको बोला था कि सबसे ज़्यादा कट ऑफ, जो हाई कट ऑफ है ना, वो कौन से सर्कल में जाती है और लोवेस्ट कट ऑफ कौन से सर्कल में जाती है, ठीक है। तो ऐसे हमने एक लिस्ट बताई हुई है। तो अब की बार उस लिस्ट का भी ध्यान रखें आप। हाई कट ऑफ जहां पर जाती है ना वहां पर फॉर्म ना डालें, और जहां पर थोड़ी कम कट ऑफ जाते हैं ना वहां पर आप फॉर्म डालें, ठीक है। चाहे थोड़ा सा आपके स्टेट से या सर्कल से थोड़ा दूर पड़ता हो, वहां पर आप सिलेक्शन ले लेंगे ना तो भी एक टाइप से आप अनएम्प्लॉयड नहीं रहेंगे, बेरोजगार तो नहीं रहेंगे, ठीक है।
उसके बाद में 1-2 साल बाद में आप ट्रांसफर करवा लें वापस अपने सर्कल में या अपने स्टेट में, ठीक है, एक बार आपको नौकरी तो मिल जाए, ठीक है ना। तो यही मैं बोल रहा था कि हरियाणा राज्य में अप्लाई करने के बजाय आप क्या करें, यूपी में अप्लाई कर लें, राजस्थान में अप्लाई कर लें, उत्तराखंड में अप्लाई कर लें, झारखंड में अप्लाई कर लें, ठीक है, या बिहार में अप्लाई कर लें, ठीक है, यहाँ पर नज़दीक वालों जो स्टेट हैं वहाँ पर अप्लाई कर लें, या फिर दूर अप्लाई करना चाहें, कोई रिलेटिव रहता हो एमपी में अप्लाई कर लें, वहाँ पर इनके कंपैरिजन में बहुत ही कम कट ऑफ जाती है आपकी, ठीक है। तो ये रीज़न जो है ना, जो 4th रीज़न है और 5th रीज़न, ये तो आपके कंट्रोल में है। आप इस तरह से फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपकी सिलेक्शन की ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहने वाली है, ठीक है। तो ये दोस्तों देखिए, मैंने आपको 500 रीज़न डिटेल में इंफॉर्मेशन बता दिया है, सभी जानकारी बिल्कुल अच्छे तरीके से बता दी है कि किस तरह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, और अगर किस तरह से अगर आप कंसिडर करेंगे कुछ बातों का तो आपके सिलेक्शन की अब की बार पॉसिबिलिटी होने वाली है। तो मेरे ख्याल से ये सब जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और सैलरी वगैरह के रिगार्डिंग में आपका कोई सवाल हो, कोई जानकारी पूछना चाहते हो तो सैलरी के बारे में आप बता दीजिएगा, उसके रिगार्डिंग में भी हम आपके लिए स्पेशल वीडियो बना देंगे। सैलरी के बारे में इस वीडियो में मैंने इसलिए जानकारी नहीं बताई क्योंकि सैलरी का एक बिल्कुल अलग कंसेप्ट है, ठीक है। सैलरी इसमें 2 तरह की पोस्ट होती हैं, बीपीएम के लिए, एबीपीएम के लिए, वो फिर बहुत लंबी वीडियो बन जाती है, इसलिए मैंने सैलरी की जो बात है वो डिटेल में यहाँ पर नहीं बताई गई है, लेकिन थोड़ा ऊपर से बता देता हूँ। सैलरी जो इसमें मिलने वाली है, एबीपीएम को 14,000 रुपये के समथिंग मिलती है और बीपीएम को 17,000 रुपये के समथिंग में स्टार्टिंग सैलरी मिलती है, ठीक है। तो अगर कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को देखिए, लाइक और शेयर आप जरूर करें दोस्तों, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से थैंक यू। इसी के साथ में मिलेंगे नई वीडियो में कुछ नई इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ में।